नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने संधि चैप्टर समाप्त कर लिया था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। आप उसको पढ़िएगा खूब अच्छे से, उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं से भी कोई समस्या आपको होगी नहीं। दूसरी चीज़, आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, समास। एक आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को कम से कम इतने लोगों से सब्सक्राइब करवा दें कि हम लोग लाइव आ सकें। लाइव आने पर क्या होगा कि आप लाइव कमेंट कर सकते हैं और लाइव बात हो सकती है हम लोगों की, और आप कुछ भी पूछेंगे तो उसको आंसर दिया जा सकता है उसी समय। तो एक सही से क्लास चलाने के लिए लाइव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोगों से विनती है कि आप जितने भी लोगों को जानते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवा दें अधिक से अधिक। तो आइए आज समास पढ़ते हैं। तो समास बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं भी ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इतना आसान है, बस केवल आप ध्यान से इसको देखिएगा और कोई ट्रिक व्रिक नहीं, आपको सब कुछ बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले ये समझते हैं कि समास है क्या। तो समास की ज़रूरत क्या थी? समास की ज़रूरत क्या थी? तो हमने आपको बताया था कि हिंदी में जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? संधि होता है, समास होता है, उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये चार तरीके से शब्द निर्माण किया जाता है, नए शब्दों का सृजन किया जाता है। उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, संधि के द्वारा और समास के द्वारा। तो समास की आवश्यकता क्यों पड़ी? ज़्यादा शब्दों को ना बोलना पड़े, कम शब्दों में अपनी बात को कह देने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ी? समास की। तो समास का अर्थ ही होता है, शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षेप या संयोग। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संयोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द होंगे तो वहाँ से उसमें जो है अन्य शब्दों को हटाकर दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उसमें से उसका संक्षिप्तीकरण किया जाएगा और एक शब्द बनाया जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन अगर हम लोग लिखें, जहां दो या दो से अधिक, लिख लीजिए आप लोग भी, जहां दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जहां दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, एक सार्थक शब्द बनाते हैं, एक सार्थक शब्द बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो उसे समास कहते हैं। अब समझना ये है, समास कहते हैं कि संधि में भी तो यही था कि दो या दो से अधिक शब्द पास पास आते थे, और उन शब्दों में क्या होता था? प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में क्या होता था? विकार होता था। उसी विकार जन्य परिवर्तन को ही क्या कहा जाता था? संधि कहा जाता था। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और उनमें से जो अनावश्यक शब्द हैं, अर्थात जो उनका विस्तार दिया गया था, उन शब्दों को, जैसे कारक हुआ, कारक को हटा दिया गया, तो उनसे क्या किया गया? एक शब्द बना दिया गया। तो उसे क्या कहते हैं? समास। जैसे मान लीजिए हम कहें लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका। मान लीजिए हमने कहा लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। समझिए, लंबा है उदर जिसका। अब यहां ध्यान से आप समझिएगा, लंबा है उदर जिसका। अब यहां से है हटा दें और जिसका हटा दें तो क्या बन जाएगा? ये लंबोदर। क्या बन जाएगा? लंबोदर। अर्थात इसको क्या किया? जो यहाँ अन्य शब्द थे उनको हटा दिया, और जो महत्वपूर्ण शब्द थे जिनसे इनके अर्थ में परिवर्तन ना हो, संक्षिप्तीकरण कर दिया हमने। दो या दो से अधिक शब्दों को क्या कर दिया? संक्षेप कर दिया। तो क्या बन गया? ये लंबोदर। बात समझ में आई? क्या बन गया? लंबोदर। जैसे दस मुख वाला है जो, अर्थात कौन? दशानन। समझ रहे हैं? दस मुख वाला है जो। अब इसमें से दस मुख वाला हटा दिया गया, है हटा दिया गया, जो हटा दिया गया, बचा क्या? दशानन। क्या बना? दशानन। तो इस तरह से आप समझिए कि यहाँ पर क्या गया? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि समास जो है, इसमें कितने पद मुख्य रूप से होते हैं? तो समास में मुख्य रूप से कितने पद होते हैं? दो पद। कितने पद होते हैं? दो पद। एक होता है जो पहला पद होता है, जैसे मान लीजिए लंबोदर ही हमने लिखा, लंबा उदर, लंबा उदर।
क्या बना, लंबा उदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका पहला पद होगा, ये द्वितीय पद हो गया। जो सामान्यतः दो पद होते हैं, जो पहला पद है उसे क्या कहते हैं, पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। और जो बाद वाला पद है उसे क्या कहते हैं, उत्तर पद। क्या बोलते हैं, उत्तर पद। या फिर इसको हम पहला पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पहला पद भी कह सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा पद भी कह सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, दूसरा पद भी कह सकते हैं। बात समझ में आई। पूर्व पद, पहला पद, उत्तर पद या दूसरा पद। इसको प्रथम पद भी कह सकते हैं। बात क्या है, यही है, प्रथम पद। इसको क्या कह सकते हैं, द्वितीय पद भी कह सकते हैं, द्वितीय पद भी कह सकते हैं। तो ये तीन नाम इनको हम दे सकते हैं। इसको चाहे पहला पद कहिए, चाहे पूर्व पद कहिए, इनको चाहे उत्तर पद कहिए, चाहे दूसरा पद कहिए, चाहे द्वितीय पद कहिए। तो सामान्यतः समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। और ये दो पद जब आपस में मिल जाते हैं, दो पद जब आपस में मिल गए तो बना क्या, लंबोदर। क्या बना, लंबोदर। क्या बना, लंबोदर। तो ये लंबोदर क्या हो गया, इसको हम सामासिक पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं, सामासिक पद। सामासिक पद। बात समझ में आई। अब ये कैसा पद हो गया, समास वाला पद, क्योंकि इसको तो हमने साइड किया, लंबा है उधर जिसका, तो क्या हो गया, लंबा उधर यहां से लिया हमने, तो लंबा क्या हो, लंबोदर में लंबा पहला हो गया, पूर्व पद हो गया, और उधर क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। तो और लेकिन दोनों मिलकर क्या बना है, लंबोदर। क्या बना, लंबोदर। अब लंबोदर कैसा पद हो गया, सामासिक पद हो गया, अर्थात समास वाला पद हो गया। कैसा पद हो गया, समास वाला पद। या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, समस्त पद। क्या नाम दे सकते हैं, समस्त पद। समस्त पद। बात समझे कि नहीं। सामासिक पद कहिए चाहे समस्त पद कहिए। और अभी आपको एक एक चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जैसे हम लोग रटते हैं कि अब बेभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधान होता है का क्या मतलब है, द्वितीय तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है। इसको क्यों कहा जा रहा है ऐसा, अभी हम लोग आगे समझेंगे। और रटना नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से सब अपने आप याद हो जाएगा। देखिए यहाँ लंबा उधर दो शब्द थे, प्रथम पद इसको कहा गया, इसको द्वितीय पद कहा गया, उत्तर पद कहा गया और दूसरा पद कहा गया। दोनों मिलकर क्या बनाए, लंबोदर बनाए। इसी को क्या कह दिया गया, सामासिक पद, या क्या कह दिया गया, समस्त पद। समस्त पद क्यों, क्योंकि दोनों पद हैं इसमें। क्या कहा गया, समस्त पद। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है रात्र दिन। रात दिन। क्या लिखा हुआ है, रात दिन। अब देखिए रात क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, द्वितीय पहला पद हो गया, पूर्व पद हो गया। ठीक। दिन क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया, दूसरा पद हो गया, उत्तर पद हो गया। ठीक। अब ये दोनों मिलकर इनके बीच में चिन्ह लग जाएगा और ये बनेंगे क्या, रात दिन। क्या बन जाएगा, रात दिन। अब ये जो समस्त पद है ये क्या है, दोनों मिलाकर समस्त पद। क्या है, समस्त पद या सामासिक पद हैं, यही सेम, लेकिन इनके ये सामासिक चिन्ह लग गया और ये बना क्या, हाइफन लग गया और बना क्या, ये रात दिन। क्या बना, रात दिन। और क्या हो गया, ये समस्त पद। क्या हो गया, रात दिन का मतलब रात और दिन। रात दिन का मतलब इसको जब सरल किया गया तो रात और दिन है। ये क्या है, रात और दिन। तो ये क्या हो गया, यहाँ से और हट गया, क्या बन गया, रात दिन। तो रात प्रथम पद था, दिन क्या था, उत्तर पद था। रात दिन क्या हो गया, क्या हो गया, रात दिन क्या हो गया, सामासिक पद या समस्त पद। बात समझ में आई। तो इस तरह से सामान्यतः कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद। और जब दोनों पद आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, समस्त पद या सामासिक पद। इसमें कुछ ऐसे ही नोट कर लीजिएगा जैसे था, उसमें कुछ अलग से नहीं बताना है। अब दूसरी चीज़ आप समझिए कि क्या संधि समास है या समास संधि क्या एक ही है। क्या संधि और समास ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कोई अंतर है, इसको समझते हैं। ठीक है। अब यहां देखिए, क्या ये संधि समास दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक नहीं है, तो दोनों में फिर अंतर क्या है। या फिर ये हम प्रश्न करें कि क्या जहां पर समास होगा वहां संधि होनी आवश्यक है। बात समझिएगा, क्या जहां पर समास होगा वहां संधि होनी आवश्यक है। तो आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लंबा है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, लंबा है उधर जिसका। ये सब आपको हम जो ये विस्तार हो रहा है ये भी हम आपको समझाएंगे, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं होगा। ये क्या है, ये समास का विस्तार किया गया। क्या किया गया, समास का विस्तार किया गया। समास क्या बनेगा, दो पद होंगे इसमें, लंबा और उधर। दो पद होंगे इसमें, कौन कौन, लंबा और कौन हो जाएगा, उधर। क्यों, क्योंकि है हटा देंगे, जिसका हटा देंगे, संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, संक्षेप कर रहे हैं इसका, लंबा उधर। अब आप समझिएगा,
यहाँ पर लंबा उदर है, दोनों शब्द हम ले लिए, मुख्यतः दो पद हो गए इसमें, एक पूर्व पद हो गया, एक उत्तर पद हो गया। अब दोनों पद ये पास पास आएंगे, जब दोनों शब्द पास पास आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में इनका प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होंगे, इन दोनों के बीच में जब मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा और विकार जन्य परिवर्तन होगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, तो ये बड़ा आ है इधर और इधर क्या है ऊ, बनेगा क्या ओ, अर्थात ये क्या बन जाएगा, लंबोदर। क्या बन जाएगा, लंबोदर। बात समझे कि नहीं। तो आप समझिए कौन सी संधि हुई यहाँ पर, ओ है तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अब यहाँ पर बात समझिए कि यहाँ समास भी है और संधि भी है, तो ये जरूरी नहीं कि जहाँ समास हो वहाँ संधि ना हो। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ समास भी और संधि भी। एक एग्जाम्पल और हमने दिया था रात दिन। अब देखिए रात दिन में क्या है, समास तो है, रात दिन में क्या है, समास तो है लेकिन संधि नहीं है। देखिए संधि है, संधि नहीं है लेकिन समास है। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां समास होगा वहां संधि हो ही ये आवश्यक नहीं है। बात समझे कि नहीं, कि जहां संधि होगी, जहां समास होगा वहां संधि हो ही ये आवश्यक नहीं है। अर्थात जहां समास होगा वहां संधि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बात समझ में आई। तो क्या क्या बात किया अभी तक हमने। पहली बात तो हमने की कि समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप होता है, संयोग होता है। यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द रहते हैं, उनको संक्षिप्तीकरण किया जाता है जिससे उनका अर्थ न बदले, उनको संक्षेप कर लिया जाता है, उनका अर्थ न बदले, उसी को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। एक पहले वाले पद को जो आगे होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, जो उसके बाद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। फिर आगे वाले पद को पहला पद या प्रथम पद, ये सब नाम है एक, वैसे ही प्रथम पद या पहला पद इस तरह से बोलते हैं। और दूसरा पद जो होता है उसको द्वितीय पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद। जब दोनों पद आपस में मिल जाते हैं तो वहां संधि हो भी सकती है और संधि नहीं भी हो सकती है। और जो समास बनता है उसे क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं या फिर सामासिक पद कहते हैं। अब इसी को अब जैसे समास विग्रह समझिएगा ध्यान से। बहुत लोग समास विग्रह क्या है, समास विग्रह कुछ नहीं है, जो लंबोदर बना इसी को फिर उसी रूप में, जिन चिन्हों को, जिन कारक चिन्हों को, जिन शब्दों को हटाया गया था उन्हीं को उसी रूप में फिर ले आइए तो क्या हो गया, वो समास विग्रह हो गया। नहीं समझे। जैसे यहाँ लंबोदर था, ये समासिक पद बना, समस्त पद बना, ये समास बन गया। ठीक, समास बन गया ये। अब इसी को हम जिस रूप से पहले बनाए थे, जिसका संक्षिप्तीकरण हमने किया था, किसका, लंबा है उधर जिसका, इसी को संक्षिप्तीकरण किया है, इसी को संक्षेप किया था, तो फिर इसको इसी रूप में लिख देना, लंबोदर को इसी रूप में लिख देना, ये क्या हो जाएगा, समास विग्रह। बात समझ आई। समास विग्रह समझ में आया, पूर्व पद समझ में आया, उत्तर पद समझ में आया, समास विग्रह समझ में आया, सामासिक पद समझ में आया और समस्त पद समझ में आया। सामासिक पद कहिए या फिर क्या कहिए, समस्त पद। तो इस तरह से ये क्या हुआ, समास का सामान्य सा परिचय हुआ। एक बात और मत भूलिएगा कि समास की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत समास की जरूरत पड़ी। वहाँ पर उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, समास हुआ और संधि हुआ, इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब आइए पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर हम समास को कितने भागों में बांट सकते हैं, चार। पद की प्रधानता के आधार पर समास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, चार। देखते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर, के आधार पर, आधार पर समास चार प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन। पहला कौन हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नाम को ध्यान से देखिएगा, जैसा नाम होगा वैसा ही इसका गुण भी होगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तीसरा कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। चौथा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। खूब ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लीजिए इसको। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो पद की प्रधानता के आधार पर इस तरह से कितने प्रकार के समास हुए, चार। चार प्रकार के इस तरह से समास ही हुए। अब इसको हम समझते हैं
4 प्रकार के समास है। पद की प्रधानता का मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं वो हम समझेंगे। तो जिसमें अव्ययी भाव समास में याद रखना है हमें कि प्रथम पद प्रधान होता है। कौन पद? प्रथम पद। प्रथम पद। अब इसी के आधार पर इसकी डिफिनीशन भी बना सकते हैं कि ऐसा समाज जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है? गौड़ होता है। प्रथम पद प्रधान हो गया तो उत्तर पद अपने आप गौड़ हो गया, तो प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौड़ होता है। ऐसे समास को क्या कहते हैं हम लोग? अव्ययी भाव समास कहते हैं। बात समझे कि नहीं? इसी तरह से तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत्पुरुष समास में इधर लिखते हैं प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान। अव्ययी का क्या होगा? द्वितीय पद प्रधान। तत्पुरुष का क्या होगा? अव्ययी का प्रथम पद प्रधान और तत्पुरुष का क्या होगा? द्वितीय पद प्रधान। बात समझे? तत्पुरुष का क्या हो जाएगा? द्वितीय पद प्रधान। अब इसको कह सकते हैं ऐसा समास जिसमें प्रथम पद गौड़ तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें क्या होगा? इसमें प्रथम भी प्रधान और द्वितीय भी प्रधान, अर्थात द्वंद्व समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं। बात समझे? बहुव्रीहि में क्या होगा? इसमें ना तो प्रथम प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो जाता है। वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास। फिर से समझिए, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान और बहुव्रीहि समास के ना तो प्रथम पद प्रधान ना द्वितीय पद प्रधान, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। बात समझ में आई है? ये अब जब हम डेफिनेशन इसकी करेंगे तो बार बार ये बातें हम कहेंगे, इसलिए इसको अभी ही देख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास का प्रथम, तत्पुरुष का द्वितीय, द्वंद्व का दोनों और बहुव्रीहि का दोनों, नहीं कोई तीसरा। बात समझे? जैसे लंबा उदर जो हम लोग कहते हैं, लंबोदर। लंबोदर मतलब कौन? गणेश जी। तो लंबोदर में न तो लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है। कौन प्रधान हो गया? लंबोदर के अतिरिक्त कौन? अर्थात कौन प्रधान हो गया? गणेश प्रधान हो गए, गणेश जी। बात समझे? ये अब इस तरह से ये 4 प्रकार के समास होते हैं। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि कर्मधारय और द्विग कहाँ चले गए? कर्मधारय और द्विग कहाँ गए? तो तत्पुरुष समास को 2 अन्य भागों में बांटा जाता है। पहला है कर्मधारय। पहला कौन सा है? कर्मधारय। और दूसरा कौन सा है? द्विग समास। कौन सा है? द्विग समास। पहला कौन सा है? कर्मधारय समास और दूसरा कौन सा है? द्विग समास। पहला कर्मधारय और दूसरा द्विग समास। अब यहीं पर बात को समझ लीजिए आप ध्यान से। अव्ययी भाव समास क्या होगा? जहां अव्यय का प्रयोग होगा। हम अव्ययी भाव समास जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही हम इसका खूब डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि अव्यय क्या होते हैं, कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं, कैसे अव्ययी भाव समास। इसमें लोग गलती करते हैं कि प्रथम पद अव्यय होता है। वास्तव में होता क्या है कि प्रथम पद तो अव्यय होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये संपूर्ण पद को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। संपूर्ण पद को दोनों पद मिलकर क्या बना देते हैं? अव्यय बना देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। समझाएंगे इसको बहुत आसान। तत्पुरुष समास में जब इसको देखेंगे तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे ही तत्पुरुष समास हम शुरू करेंगे वहां पर हम कारक आपको पूरा पढ़ाएंगे। कारक क्या होते हैं पहले तो ये बताएंगे कि कारक की हिंदी में जरूरत क्या है, कारक चिन्हों का उपयोग क्यों करते हैं, कारक का उपयोग ना करें तो क्या होगा, ये सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद में कर्मधारय समास कौन होगा, यहां पर हम आपको बताएंगे कि इस कर्मधारय समास में जो 2 पद होते हैं वहां पर विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे ही हम कहेंगे वैसे ही विशेषण विशेष समझाएंगे, उपमेय उपमान समझाएंगे। ठीक है। द्विग समास क्या हो जाएगा? द्विग समास को हम लोग कहते हैं संख्या पूर्व, मतलब संख्या जिसके पहले आ जाए वो क्या हो जाता है? द्विग समास। संख्या जिसमें पहले आ जाए वो क्या होता है? द्विग समास। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ संख्या, बहुत लोग कहते हैं कि जो संख्याएं होंगी वो क्या सब द्विग समास हो जाएंगे। तो जैसे 25 हम बोलते हैं 25, तो इसमें पहला हम क्या बोले? तो संख्या ही तो बोले। तो 25 क्या है? द्विग समास नहीं है। क्यों नहीं है हम बताएंगे वहां पर कि कौन कौन से द्विग समास नहीं है। इस तरह से बहुत आसान है, आप समझिएगा बस ध्यान से। केवल द्विग समास कौन होंगे? संख्या पूर्व बताएंगे हम आगे। द्वंद्व समास कौन है? दोनों पद प्रधान। और द्वंद्व समास में क्या होगा कि द्वंद्व समास में सामान्यतः हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं बीच में, और कहीं कहीं पर ये क्या होता है? एक दूसरे का विरोध करने वाले शब्द आते हैं, कहीं कहीं पर और शब्द आ जाता है, या कहीं कहीं पर कामा लग जाता है या शब्द आता है। तो इस तरह से हम द्वंद्व समास, बहुत आसान है, ध्यान से आप पढ़िएगा बस। एक एक लेक्चर को आप समझ लीजिए। अव्ययी भाव समास मुश्किल से 30 मिनट में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद में बहुव्रीहि समास आप जानते ही हैं कि जहां पर किसी विशेष के बारे में बात किया जाए वो क्या हो जाएंगे? अव्यय। जैसे लंबोदर था, दशानन है, ये सब क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास। जितने भी इस तरह से देवी देवताओं के नाम होंगे, पंचमुख हुआ और इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा? वो अव्ययी भाव समास। अगर उसका विशेष अर्थ निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, एक बात और आपको क्या ध्यान रखना है
कि बाकी समास क्या है, संरचना प्रधान है। बाकी समास क्या है, संरचना प्रधान। संरचना प्रधान मतलब प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। लेकिन बहुब्रीहि समास क्या है, बहुब्रीहि समास संरचना प्रधान ना होकर ये कैसा है, अर्थ प्रधान है। कैसा समास है, अर्थ प्रधान, मतलब इसमें अर्थ का महत्व है। बाकी संरचना मतलब कंस्ट्रक्शन इनका कैसे हुआ, ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर तत्पुरुष समास है मान लीजिए, या तो अव्यय भाव से शुरू करते हैं, तो इसमें प्रथम जानते हैं कि कौन अव्यय का प्रयोग होगा, तो पूरा पद अव्यय बन जाएगा। ठीक है, हम मान लिए अव्यय भाव। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर दोनों पद के बीच में कोई मतलब इस तरह से, जैसे मान लीजिए विलोम शब्द होंगे या शब्द आ जाएगा या कामा लग जाएगा, बताएंगे इसको डिटेल में। बहुब्रीहि कौन होंगे, बहुब्रीहि अर्थ प्रधान है। तो अर्थात जहां पर आपको ये लगे कि इन समासों में बहुब्रीहि भी विकल्प में दिया है और बाकी भी कोई विकल्प में ये सब हैं, तो जहां पर आपको थोड़ा सा भी लगे कि यहाँ पर बहुब्रीहि होना चाहिए, तो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि ही होगा। क्यों, क्योंकि बहुब्रीहि अर्थ प्रधान है, बाकी संरचना। जब हम पढ़ाएंगे इसको तब क्लियर होगा और अच्छे से, अभी आप इतना जाने रहिए। तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो समास का परिचय हो गया, समास का प्रकार हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। एक गुजारिश आपसे और है कि इस जो आप देख रहे हैं, अगर आपको सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो आप ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ज़रूर आप इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।